हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण वृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड लेसन्स एंड शिक्षण की परिभाषाएं तथा उत्तम शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की जो प्रकृति होती है उसको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की भी एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रत्येक क्लास और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। देखिए, यहाँ पे जो है आपका शिक्षण अभिक्षमता, ये आपका लेसन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षण की सामान्य परिभाषाएं। शिक्षण की जो परिभाषाएं बताई गई हैं शिक्षण की, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षण पद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षण की परिभाषा देखिए निम्न प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, नंबर 1 है गेज के अनुसार। जो हमारे शिक्षाविद गेज हैं, इन्होंने शिक्षण की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो यहाँ गेज महोदय बता रहे हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। जैसे शिक्षक पढ़ाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है कि उसके स्टूडेंट का जो ज्ञानवर्धन हो, उसका जब ज्ञान बढ़ेगा तो उसके व्यवहारों में भी परिवर्तन आता है। तो वहीं यहाँ पे बता रहे हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। जब ज्ञान की बढ़ोतरी होती है तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से ही आता है। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बताया है। अब देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, दूसरी परिभाषा। यहाँ पे देखिए, सेकेंड परिभाषा है रियांस के अनुसार। रियांस ने बताया है शिक्षण की परिभाषा को। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पर रियांस बताते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं दिशा निर्देश भी दे रहे हैं एवं अन्य प्रकार से दूसरे प्रकार से भी उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो रियांस ने ये डेफिनेशन दिया है शिक्षण का। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला डेफिनेशन किसका है। यहाँ पे देखिए, थर्ड डेफिनेशन है आपका एडमंड एमिडोन का। तो यहाँ पर एडमंड एमिडोन के अनुसार इन्होंने शिक्षक की जो परिभाषा बताई है, देखिए, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। देखिए, अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। तो आप देखिए, एडमंड एमिडोन के अनुसार जो है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षक अपने अंदर के ज्ञान को छात्र के अंदर पहुंचाता है। तो ये अंतः प्रक्रिया हो गई, शिक्षक और छात्र के बीच की प्रक्रिया हो गई, एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। छात्र और स्टूडेंट जब क्लास में बैठते हैं, जो वही बता रहे हैं यहाँ पे कक्षा वार्ता होती है। क्लासरूम में काफ़ी सारे छात्र होते हैं और टीचर होते हैं, एक टीचर होता है, तो उनके मध्य में कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रिया, शिक्षक और छात्र के मध्य कुछ परिभाषित की जाने वाली क्रिया जैसे कि शिक्षक छात्र को पढ़ा रहा है तो वही वाली परिभाषित की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। एडमंड ने यहाँ बताया है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है
जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। तो यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अगली परिभाषा आपकी है मॉरिसन के अनुसार। मॉरिसन के अनुसार यहाँ पे देखिए मॉरिसन ने क्या परिभाषा बताया है शिक्षण की। तो मॉरिसन बताते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया परिभाषा इन्होंने दिया है कि यहाँ बता रहे हैं कि जो शिक्षा होती है एक परिपक्व यहाँ परिपक्व कौन हुआ? आपका शिक्षक, टीचर परिपक्व हुआ, तथा एक कम परिपक्व, तो कम परिपक्व आपका हो गया छात्र, स्टूडेंट। एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। आत्मीय, स्टूडेंट और टीचर का संबंध बता रहे हो, आत्मीय संबंध है। जहाँ कम परिपक्व यानी कि छात्र को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, छात्र को शिक्षा की ओर बढ़ाया जाता है, या छात्र के ज्ञान को बढ़ाया जाता है, या छात्र को शिक्षा की ओर, ज्ञान की ओर अग्रसित किया जाता है, ज्ञान की ओर छात्र को बढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो वहीं पे इन्होंने बताया है। तो इनके अनुसार जो है शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अगली परिभाषा। यहाँ पे देखिए अगली परिभाषा है वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार अगली परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है इनके द्वारा, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मतलब शिक्षक हो गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, छात्र को ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट को ज्ञान बढ़ाने में, उसके जो है कौशल, स्किल को डेवलप करने में तथा उसकी अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता करता है। यहाँ पे इन्होंने शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार से बताई है। तो यहाँ पर आपको 5 डेफिनेशन, जो प्रमुख डेफिनेशन बताए गए हैं शिक्षण की परिभाषा, वो आपको हमने बता दिया। आप चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है शिक्षण की विशेषताएं। यहाँ पे आपको शिक्षण की विशेषताएं बताई जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, यहाँ पे शिक्षण की विशेषताएं। यहाँ पे सबसे पहली विशेषता बताई गई है, देखिए पहली विशेषता है शिक्षण की अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान। तो देखिए शिक्षण में अपेक्षित सूचना क्या होती है? अपेक्षित सूचना आपका क्या होता है? अपेक्षित सूचना आपका सिलेबस होता है, आपका पाठ्यक्रम, कि जो है क्लास में टीचर को क्या पढ़ाना है उसका एक सिलेबस बना होता है। तो वहीं आपकी अपेक्षित सूचना हो गई कि टीचर को क्या पढ़ाना है। तो अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, सिलेबस के आधार पर ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपकी एक शिक्षण की विशेषता हो गई। नंबर 2 पे है प्रभावी नियोजन भी आपकी शिक्षण की एक विशेषता है, कि जो है आप जो भी नियोजित तरीके से पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं छात्र को, वो प्रभावी होना चाहिए। जो भी आपका नियोजन है नियोजित तरीके से होता है। जो आपका शिक्षण है नियोजित तरीके से होना चाहिए, वो प्रभावी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे है, तो दूसरी विशेषता आपके शिक्षण की हो गई प्रभावी नियोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
तीसरी जो है आपकी विशेषता बताई गई है यहाँ पे छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। देखिए ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षण की, छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। तो यहाँ पे इसको समझिएगा, छात्र क्रियाशीलता, जो छात्र की जो क्रियाशीलता है, जो उसकी क्रियाशीलता है उसकी उपस्थिति, ये भी विशेषता होती है शिक्षण की। ठीक है। चौथे में देखिए यहाँ पे चौथी विशेषता क्या बताई गई है, यहाँ पे बताई गई है प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल। देखिए प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, ये भी शिक्षा की एक शिक्षण की विशेषता होती है। जो प्रजातंत्र के जो आदर्श होते हैं उनके अनुकूल ही शिक्षण होता है, शिक्षा दी जाती है। तो ये भी शिक्षण की एक विशेषता होती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक आदर्शों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है शिक्षा पर। ठीक है, तो ये भी उसकी एक विशेषता होगी, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल। नेक्स्ट है देखिए आपका पांचवी विशेषता बताई गई है सहानुभूति एवं दया पर आधारित। सहानुभूति एवं दया पर आधारित, तो यहाँ पर ये पांचवी विशेषता बताई गई है, सहानुभूति एवं दया पर आधारित। अब छठी विशेषता यहाँ पे क्या बताई गई है, निर्देशात्मकता, डायरेक्शनल, निर्देशात्मकता, डायरेक्शनल। यहाँ पर निर्देशात्मकता का मतलब आप समझिए निर्देश देता है, जैसे शिक्षक अपने छात्र को निर्देश देता है कि आप पढ़िए, कैसे पढ़िए, किस प्रकार से पढ़िए, तो एक निर्देश होता है। शिक्षक हमेशा अपने छात्र को निर्देशित करता है, निर्देश देता है। तो वहीं पे यहाँ पर है, ये भी एक विशेषता होगी शिक्षण की, निर्देशात्मकता, निर्देशात्मकता होती है शिक्षण में, ये भी उसकी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अब नेक्स्ट विशेषता है छात्र शिक्षक सहयोग। छात्र और शिक्षक के बीच में सहयोग होगा तभी अच्छी शिक्षण होगी, प्रभावी शिक्षण होगी। तो यहाँ पर छात्र और शिक्षक के बीच में सहयोग होना भी एक शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि छात्र और शिक्षक के बीच में सहयोग की भावना हो। छात्र पढ़ाए तो शिक्षक पढ़े, शिक्षक जब पढ़ाए तो छात्र उसको पढ़े, समझे, शांति के साथ समझने की कोशिश करे, तभी तो होगा सहयोग। नहीं तो जो है ये शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया और छात्र आपस में बात करना शुरू करे, तो वहाँ पर सहयोग नहीं हुआ, तो वहाँ पर शिक्षण अच्छी तरीके से प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यह भी एक प्रमुख विशेषता है शिक्षण की। अब नेक्स्ट में देखिए आठवें पे छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। देखिए ये भी बहुत बड़ी विशेषता है शिक्षण की, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। छात्र जो पहले से जो उनके पास ज्ञान है उसका भी शिक्षण में उपयोग होता है। छात्र अगर जानता है, पहले से वो कुछ चीज़ों को जानता है, वो पहले से ही उसको कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त है, छात्र तेज है पढ़ने में, ब्रिलियंट है, सभी छात्र अगर सही हैं पढ़ने में, तो उनको कम पढ़ाने, कम समझाने पर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग भी होता है शिक्षण में। ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। अब अगली विशेषता बताई गई है नौवीं, प्रगतिशील शिक्षण। देखिए शिक्षण हमेशा ही प्रगतिशील होता है, शिक्षण कभी बंद होने वाला प्रक्रिया नहीं है, तो शिक्षण हमेशा प्रगतिशील रहता है। यह भी एक विशेषता है, प्रगतिशील शिक्षण। शिक्षण को हमेशा प्रगतिशील अवस्था में रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10वीं विशेषता, 10th विशेषता बताई गई है उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। प्रभावी शिक्षण की एक विशेषता ये भी है कि उत्तम शिक्षण विधि, जो सबसे बढ़िया शिक्षण की विधि हो, सबसे बढ़िया पढ़ाने की विधि हो, उस पर आधारित होना चाहिए शिक्षण। तो ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए शिक्षण। जो सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाने का जो तरीका हो उत्तम हो, सबसे अच्छा हो, उत्तम हो, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित हो शिक्षा। तो ये भी उसकी एक विशेषता हुई। और 11वीं विशेषता बताई गई है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति।
शिक्षण जो है, जो शिक्षा होती है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति उसमें होनी चाहिए। ये भी उसकी एक विशेषता होती है कि संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होती है शिक्षण में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या है। यहाँ पे 12वीं विशेषता बताई गई है उपचारात्मक। उपचारात्मक तो यहाँ पे देखिए उपचारात्मक ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे उपचारात्मक बताया जाता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि शिक्षक जो है वो छात्रों को जो है जैसे एक तरह के शिक्षण में उपचार करता है, जैसे कि वो समझता है कि छात्र जो है किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है, या फिर उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है समझता है शिक्षक, तो वहाँ पे उससे कहते हैं उपचारात्मक। आप जो है छात्र को समझेगा जो है कि कैसे हमारे छात्र जो है अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तभी वो प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएगा। तो वहाँ पर वो समझ के स्टूडेंट की कमजोरियों को समझ के तब उस हिसाब से उनको शिक्षा देता है। तो यहाँ पर उसका उपचारात्मक हुआ, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब नेक्स्ट 13वें नंबर पर है निदानात्मक। शिक्षक अपने छात्रों की कमजोरियों को समझ लेता है, जब समझने के बाद उनका निदान करता है कि इस प्रकार से स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से समझाया जाता है, या फिर छात्रों के द्वारा जो भी कमजोरियां बताई जाती हैं कि जो है कि ये नहीं समझ में आया तो उसका निदान किया जाता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर छात्रों को ये चीज़ें कुछ इन चीज़ों की समस्याएं हैं तो उसको यहाँ पे निदान किया जाता है। तो वहीं यहाँ पर है निदानात्मक। अब देखिए नेक्स्ट 14वां विशेषता बताया गया है यहाँ पे छात्र योग्यताओं का संवर्धन। ये भी उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि छात्र योग्यताओं का संवर्धन, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी शिक्षण की। अब अगला देखिए 15 नंबर पे क्या दिया है, शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है, इस विशेषता को समझिए आप। शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक जब क्लास में उपस्थित हो या छात्रों के सामने जब शिक्षक उपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति कैसी हो, दार्शनिक, जो छात्रों के लिए दार्शनिक हो, छात्रों के लिए आदर्शनीय हो, छात्र जिसको अपना आदर्श मानते हों, तभी छात्र अगर टीचर को अपने आदर्श मानेंगे, उनको दार्शनिक मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तभी वो अच्छे से उनकी बातों को सुनेंगे और उनके पढ़ाई हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण की उपस्थिति दार्शनिक हो एवं मित्र के रूप में हो। शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है बहुत ही माधुर्यपूर्ण होता है, बहुत ही मीठा होता है। शिक्षक और मित्र एक तरीके से मित्र के रूप में होते हैं। मित्र के रूप में होने से फ़ायदा शिक्षण में आपका ये होगा कि शिक्षण और जो छात्र बिल्कुल मित्र के रूप में क्लोज होंगे, तो यहाँ पे जो चीज़ छात्र को समझ में नहीं आएगी तो उसको छात्र जो है बेझिझक शिक्षक से पूछेगा, अगर मित्रवत संबंध है तो। अगर छात्र शिक्षक के बीच में दूरियां हैं, कोई बहुत लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो छात्र कुछ चीज़ें अगर समझ में न भी आती हैं तो भी वो शिक्षक से पूछता नहीं है, उसको टाल देता है। तो इसीलिए ये भी शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है कि शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में होनी चाहिए क्लासरूम में या छात्रों के सामने। अब नेक्स्ट में देखिए 16वें नंबर पे बताया है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार। देखिए यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होना चाहिए, ये भी शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। और देखिए 17वें नंबर पे इन्हें बताया है कि छात्र शिक्षक में माधुर्यपूर्ण संबंध। देखिए वही चीज़ आ गया पुनः, छात्र और शिक्षक के बीच में माधुर्यपूर्ण संबंध होना चाहिए, तभी शिक्षण या फिर कहिए प्रभावी शिक्षण तभी संभव है। माधुर्यपूर्ण शिक्षा, ये नहीं कि शिक्षक और छात्र में जो है बिल्कुल द्वेषपूर्ण भावना है, एक दूसरे से जलन की भावना है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं या
उनके बीच दूरियां हैं, तो शिक्षण वहाँ पे हो ही नहीं सकता, प्रभावी शिक्षण हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि छात्र शिक्षक में माधुर्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। ऊपर बताया गया, देखिए, मित्र के रूप में, दार्शनिक के मित्र के रूप में होना चाहिए। तो ये भी शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका शिक्षण एक प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर, जो ऊपर परिभाषाएं बताई हैं शिक्षा शास्त्रियों ने, उनके आधार पर शिक्षण प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है। जो शिक्षण की प्रकृति बताए गए हैं वो निम्नवत हैं। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहला बताया गया है, जो सबसे पहला बताया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, एक अंतः प्रक्रिया, इंटरैक्टिव प्रोसेस, पहली प्रकृति यहाँ पे बताई गई है। शिक्षण की जो पहली प्रकृति है वो ये है कि यह एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। शिक्षक अपने अंदर के ज्ञान को छात्र को देता है, और उस ज्ञान को छात्र अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसको सीखता है। और शिक्षक और छात्र के मध्य जो ये होता है कम्युनिकेशन, आदान प्रदान ज्ञान का, तो उसी को यहाँ पे बताया है कि शिक्षण जो है, शिक्षण की जो प्रकृति है एक अंतः प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इन्होंने दिया है शिक्षण की तीसरी प्रकृति, इन्होंने बताई है व्यावसायिक प्रक्रिया है। देखिए, तो शिक्षण, देखिए शिक्षा, आजकल आप लोग जान रहे हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ साथ एक व्यवसाय भी हो गया है कि नहीं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो उनका यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो शिक्षण भी दे रहे हैं और प्लस उसी शिक्षण के सहारे जो है उनका व्यवसाय भी चल रहा है, उनका घर परिवार भी चल रहा है। तो वहीं इन्होंने बताया है कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी होती है, शिक्षण की प्रकृति होती है, व्यावसायिक प्रक्रिया भी होती है शिक्षण। ठीक है। आजकल लोग कोचिंग सेंटर खोले रहे हैं, स्कूल खोले रहे हैं, विद्यालय महाविद्यालय खोले रहे हैं, तो वहाँ पे उनका दो उद्देश्य है, शिक्षण देना और प्लस उनका वो व्यवसाय हो जाएगा, उसी से उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। तो वहीं पे यहाँ पे होगा व्यावसायिक प्रक्रिया, ये भी शिक्षण की एक प्रकृति है। नंबर 4 पे है स्वदेश्य प्रक्रिया। ठीक है, स्वदेश्य प्रक्रिया भी है, ये भी शिक्षण की एक प्रकृति है, महत्वपूर्ण प्रकृति है स्वदेश्य प्रक्रिया। नंबर 5 पे है देखिए विकासात्मक प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षा का लगातार विकास होता रहता है और उसके बाद जो है छात्र के बुद्धि का विकास होता है। समाज में जो विकास की प्रक्रिया चलती है वो शिक्षण पर ही आधारित होती है। तो शिक्षण के सहारे ही विकास किया जा सकता है। आप किसी भी स्तर का विकास देख सकते हैं अपने देश के स्तर पे, देश का विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, तो सारी चीज़ें जो है विकासात्मक प्रक्रिया जुड़ी हुई हैं। शिक्षण का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकृति है। और छठी प्रकृति इन्होंने बताई है संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण, बातों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान, मतलब कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, जो छात्र और शिक्षक के बीच होता है, वो संप्रेषण प्रक्रिया भी बता रहे हैं यहाँ पे। ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है। बिना कम्युनिकेशन के, बिना आदान प्रदान के शिक्षण या प्रभावी शिक्षण संभव ही नहीं। तो यहाँ पे संप्रेषण भी जो है शिक्षण की एक प्रकृति होती है, का नेचर, तो प्रकृति होती है। तो आपका 7वें नंबर पर देखिए इन्होंने क्या बताया है। 7वें नंबर में होता है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। देखिए फेस टू फेस एक्टिविटी आ गया यहाँ पे। जिस प्रकार से शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठकर या खड़े होकर जो भी शिक्षा क्लासरूम में या क्लास में बैठते हैं, जो प्रक्रिया क्लास की होती है, तो उसी को यहाँ पे बताया इन्होंने कि आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। शिक्षक छात्रों के सामने और छात्र जो है शिक्षक के सामने होते हैं, और फिर आपका जो है वहाँ पे क्लास चलता है, आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये एक फेस टू फेस एक्टिविटी भी होगी, ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रकृति होती है।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 8वां में क्या बताया है इन्होंने, 8वीं प्रकृति है यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ उपचारात्मक विधि, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। इन्होंने 8वें नंबर बताया है उपचारात्मक विधि। यहाँ पे छात्रों की समस्याएं जो होती हैं उनका उपचार किया जाता है, जो उनको नहीं पता है या जो वो जानना चाहते हैं, जो उनको बताना चाहिए सिलेबस के आधार पर उनकी समस्याओं का उपचार किया जाता है। तो ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रकृति हुई, उपचारात्मक विधि, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है। अब देखिए 9वां यहाँ पे इन्होंने बताया है, 9वीं प्रकृति क्या है, तार्किक क्रिया। देखिए तार्किक क्रिया, बिना तर्क शक्ति के प्रभावी शिक्षण का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। प्रभावी शिक्षण में तर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तार्किक क्रिया तर्क के अनुसार ही जो है छात्र जो है कितनी अच्छे तरीके से शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, जितना अच्छा वो तर्क कर पाते हैं उतनी अच्छी उनकी शिक्षा होती है। तो ये भी तार्किक क्रिया भी एक महत्वपूर्ण प्रकृति है शिक्षण की। अब देखिए 10th नंबर पे इन्होंने बताया है, 10वें नंबर पे क्या प्रकृति है, मापन योग्य क्रिया। देखिए मेजरेबल एक्टिविटी, शिक्षण एक मापन योग्य क्रिया भी है। ये भी एक प्रकृति है शिक्षण की, शिक्षा की या प्रभावी शिक्षण की प्रकृति ये भी है। मापन योग्य क्रिया, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे कि मापन योग्य क्रिया, शिक्षक ने क्लासरूम में जैसे पढ़ाया छात्रों को, उसके बाद छात्रों का एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुआ, जो भी जिस तरीके से भी हुआ, तो वहाँ पे छात्रों का रिजल्ट बताता है कि किस प्रकार की शिक्षा छात्रों को दी गई है, टीचर ने कैसा पढ़ाया है। तो बच्चों के रिजल्ट के आधार पर भी एक तरह से मापा जा सकता है कि छात्रों को जो है अच्छा शिक्षण मिला है, अच्छी तरह पढ़ाया गया है, या पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है, या उसमें बदलाव ज़रूरी है, तो उसको भी मापा जा सकता है। तो वहीं यहाँ पे पता है मापन योग्य क्रिया, शिक्षण एक मापन योग्य क्रिया है, मेजरेबल एक्टिविटी, ये भी शिक्षण की प्रकृति होगी। अब देखिए 11वें नंबर पे इन्होंने बताया है सुधारात्मक प्रक्रिया। 11वां नंबर है 11वें नंबर, सुधारात्मक प्रक्रिया, मॉडिफिकेबल प्रोसेस। देखिए शिक्षण की ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकृति है कि शिक्षण को सुधारा भी जा सकता है। अगर बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आया या बच्चों ने फीडबैक दिया, बच्चों ने बताया कि टीचर सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षक जो है सुधार भी करता है, अपने पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार करता है। वो उसको पहचानता है कि छात्र किस तरीके से पढ़ाने पे अच्छी तरह से समझेंगे, या फिर जैसे कि आपका सिलेबस भी लगातार चेंज होता रहता है, ये भी सुधारात्मक प्रक्रिया में ही आएगा। शिक्षा में, शिक्षा नीतियों जो भी बदलाव आते हैं, ये सुधारात्मक प्रक्रिया, सारी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, केवल क्लासरूम की ही बात नहीं है। सुधारात्मक प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वहीं यहाँ पे कहा गया है सुधारात्मक प्रक्रिया है, ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, में सुधार होता रहता है। अब देखिए 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे बताया सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षण हमेशा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो वहाँ पे जो है शिक्षण की ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, शिक्षण लगातार चलता रहता है। नए स्टूडेंट आते हैं, पुराने स्टूडेंट जाते हैं, नए शिक्षक आते हैं, पुराने शिक्षक जाते हैं। तो ये भले ही छात्र और शिक्षक बदलते रहते हैं, मगर शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है। शिक्षण जो है वही यहाँ पर बताया सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी उसकी एक प्रकृति है शिक्षण की। देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे इन्होंने बताया, 13वें नंबर पे त्रिभुवीय प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया एक त्रिभुवीय प्रक्रिया है। त्रिभुवीय का मतलब जो है आप समझिए, त्रिभुवीय शिक्षक हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया छात्र, ठीक है, उसके बाद हम आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम, त्रिभुवीय। तो ये तीनों चीज़ें अनिवार्य हैं शिक्षण में। तो यहीं पे जो है त्रिभुवीय प्रक्रिया है, यहाँ पे त्रिध्रुवीय, यहाँ पे मतलब शिक्षण, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये भी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है। इसमें जो है जब तक
शिक्षक और छात्र और उनका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, जब ये तीनों चीज़ें रहेंगी तभी प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। बिना पाठ्यक्रम के भी शिक्षण नहीं हो पाएगा सही ढंग से, और बिना स्टूडेंट के भी कोई मतलब नहीं शिक्षण का, शिक्षा का, और बिना टीचर के तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो है शिक्षण। तो यहाँ पर ये भी एक उसकी प्रकृति है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है। अब देखिए 14 नंबर पे है निर्देशन प्रक्रिया, गाइडेंस प्रोसेस। शिक्षक हमेशा अपने छात्र को निर्देशित करता रहता है, निर्देशन डायरेक्ट करता रहता है कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, या क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए, परीक्षा के लिए कैसे पढ़ें कैसे तैयार करें। तो ये हमेशा शिक्षक हमेशा बिल्कुल रेगुलर ही अपने छात्रों को निर्देशित करता रहता है, उनको गाइड करता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर पे इन्होंने क्या बताया है 15 नंबर पे औपचारिक प्रक्रिया। तो 15 नंबर आपका हो गया औपचारिक प्रक्रिया, और 16 नंबर पे है अनौपचारिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे को मिला के फ्रेंड्स देखिए फिर जो वो बताया गया है, शिक्षण की जो प्रकृति बताई गई है, तो शिक्षण की प्रकृति जो है आपकी 16 प्रकृति यहाँ पर बताई गई है शिक्षण की। तो इस वीडियो में फ़िलहाल फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए जानकारियों के साथ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।